है फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे भी फिर से मास्क पहनने की जरूरत है। डॉक्टर एस.के. सरीन ने मास्क उतारा ही नहीं है, एकदम मिसाल पेश कर रहे हैं बाकी सब के लिए। ये डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के, वाइस चांसलर भी हैं, और आखिर में हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन डैंग जो कि डायरेक्टर हैं जानी मानी डॉक्टर डैंग लैब के। तो स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर सेठ, आपसे पहले आपने पहले मास्क उतारा, फिर मुझे लगा सेफ है तो मैंने भी उतार दिया, फिर आपने मास्क फिर से पहन लिया। तो अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं, कईयों ने मास्क लगाया है, कुछ ने उतारा है। क्या उतारना सेफ है या पहने रखना ही सेफ है? तो ये वाला होगा। That's right. So पहले तो मैंने सोचा उतारूं, फिर मैंने बोला मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। चलिए, लग रहा है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं। और फिर मैंने ज़रूर लगा लिया। एक तो इसलिए उतारा कि ये टाइम आ गया है कि एटलीस्ट एक दूसरे को देख सके, पहचान सकें। बहुत टाइम हो गया है। इनफैक्ट मैं उस दिन सोच रहा था कि मैंने अपनी सेक्रेटरी की शक्ल 1.5 साल से देखी नहीं। वही है, चेंज हो गई है, बट लगती तो वही है। बट इट इज़ ट्रू, आई हैव एक्चुअली नॉट फेस्ड हर विदाउट अ मास्क, neither has she come, and that goes for my colleagues. Yes, we've lived in that. It's time to start recognizing each other even temporarily. But ये नहीं कहूँगा कि मास्क भीड़ में उतार के आप घूमें। Precautions need to continue to the fullest extent. And there is no question around it. Distancing, hygiene, and masking will have to continue for some time. Because ये जो हम सोचते हैं ना कि शायद ख़त्म हो गया है, ये हमने पहले भी सोचा था। ये सब ने पहले भी सोचा था, and we saw the consequences of that. We need to be cautious, and that's why everybody is being cautious. So I'm very happy to keep the mask on in any surroundings which are in a room, especially in a situation where there's just a lot of people in the room. डॉक्टर त्रेहन, आप बताएं, 3 डॉक्टर हैं, तीनों ने मास्क नहीं उतारा। अब जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, आपसे सिग्नलिंग भी लेते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि इस वक्त यहाँ पे मास्क उतार के बैठना सेफ है? देखो, ये सेफ्टी नंबर्स में है। मेरे बाएं और दाएं दोनों ने पहने हुए, तो मैं सेफ हूँ। वो तो मैंने पहले ही देख लिया था कि कौन क्या करने वाला है। तो जैसे डॉक्टर सेठ कह रहे थे, सेक्रेटरी को नहीं पहचान सके, एज लॉन्ग एज घर में ये प्रॉब्लम ना हो तब तक तो ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है, ये गेस वर्क है बेसिकली, किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। ये ज़रूर है कि तब में, दैट इज़ लास्ट ईयर टू नाउ, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो ये है कि वैक्सीनेशन काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंचा है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि एक तो जो सीरो पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, इन जितने भी सैंपल आए हैं अपवर्ड ऑफ 60-65% है, अप टू 80%। दूसरी बात यह है कि आज के दिन 75-80% के को फर्स्ट डोज लग चुके हैं, एडल्ट्स हु आर एलिजिबल फॉर इट। बच्चों को अभी भी डेंजर है। सो अगर जो हम इसको देखें कि ये एक मॉड्यूल है शक्ति, विच इज़ व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ, इट मेक्स मोस्ट सेंस कि इफ़ वी रीच 70 lakhs per day of vaccinations, then we will have a wave which is less than 50% of what it should have been otherwise. And if we can increase it to 80 to 90, it will be flattened to 20%. So that means that we may see a third wave coming, but it may be subdued and flattened as compared to what we saw the last year. Now this is, again, we could be totally wrong, but it is all educated guesswork, and if vaccination is ever going to make an effect, it's now. What we are seeing around the world, people who have gotten it after 2 doses of vaccine have had a very mild case. In spite of the fact that Delta went into the United States late, it started in India or wherever it did. In spite of that, many people, 200, up to 200 a day are happening, but the number of hospitalization and deaths are minimum. So this is a lesson to learn, and we can extrapolate it to ourselves to say what should we be doing. You're absolutely right, we should not be unmasking in crowded places, but if the ventilation is good and we have enough circulation and we do not get closer than 4 or 5 feet,
आई थिंक इट्स ओके, दैट मच रिस्क। डॉक्टर नवीन डैंग, आपके लैब में इस वक्त स्थिति क्या है? कई लोगों को मैं जानता हूं जो कि लैब चलाते हैं। एक दौर ऐसा था जब हर सैंपल जो आ रहा था, लगभग कमोबेश हर सैंपल पॉजिटिव निकल के आ रहा था, और जो लैब टेक्नीशियंस हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कोप नहीं कर पा रहे थे। एक एक हफ्ता लग रहा था, 3-3, 4-4 दिन लग रहे थे। अभी आपके हिसाब से स्थिति कैसी? राहुल, अब समय बदल गया है। जो समय 1.5 साल पहले था उसके अनुसार और जो आज समय है उसमें अत्यधिक अंतर आ गया है। जब डिमांड ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, इस समय पॉजिटिविटी भी कम है, डिमांड भी कम है, और हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। लोग भी सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं, जैसे बाकी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, कि ये पूरा प्रयत्न करें कि मास्क ना उतरें, जो कि ICMR, WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, और हमें ये पूरा सोच के समझा जाए कि एक, वैक्सीन्स वर्क, ट्रस्ट योर डॉक्टर, trust your government, get the vaccines put as much as you can. अब लोग आ रहे हैं ज़्यादा। इंडिया में इस वक्त वैक्सीन हेजिटेंसी कैसी है? अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो शिकायत करते हैं कि कई सारे लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे। हिंदुस्तान में भी गांव देहात में कुछ है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन में विश्वास रखने वालों की संख्या ज़्यादा है? यही मैंने अभी आपको बोला कि हेजिटेंसी कम होती जा रही है। शुरू में ज़्यादा थी, लेकिन जब अब लोगों ने देखा कि हम सब लोगों ने पहले महीने में ही, पहले दिन में ही, आई थिंक हम चारों जो यहाँ बैठे हैं, पहले हफ्ते में ही वैक्सीन लगवा ली थी, और उसके बाद हम बड़े प्रसन्न भी रहे, दूसरा डोज भी लगा लिया, और हम सब के सब एक प्रकार से, मैं क्या बोलूँ, थैंक यू गॉड, हम सब लोग सेफ भी रहे। ऐसे हमें देख के और लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू करी, और इस प्रकार ये बढ़ता ही चला गया। और अब मैं देख रहा हूँ कि इवन डोमेस्टिक हेल्प, सब्जी वाला, अखबार वाला, सब के सब जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, और इसमें श्रेय डॉक्टर्स का, सरकार का, मीडिया का, सबका है, जिन्होंने ये वैक्सीन हेजिटेंसी हटवाने में बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया है। और मैं अति प्रसन्न हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत कम हो गई है। डॉक्टर सरीन, त्योहारों का मौसम है, और ऐसे में बहुत बड़ा खतरा ये है कि जैसे लोग बाहर निकलते हैं, दूसरों से मुलाकात करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या एक और वेव का खतरा है? इस वक्त हम दुनिया के बाकी देशों में देख रहे हैं, MU वेरिएंट है या C.1.2, C.12 जो वेरिएंट है, इस तरह के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। कुछ जगह पे लैम्डा वेरिएंट की चर्चा चल रही है। क्या ये वेरिएंट्स हिंदुस्तान में आ सकते हैं और उसी तरह की तबाही कर सकते हैं जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने किया? थैंक यू राहुल। मुझे लगता है सारे अच्छे मीडिया वाले भी एक तरह से मेडिकल डिग्री होल्डर हो गए हैं। म्यू वेरिएंट, C.1.2, सारे के सारे नाम आप क्वैक्स होते हैं ना, क्वैक्स जो एकदम फर्जी टाइप के डॉक्टर होते हैं। हकीकत है, हर आदमी को लगता है कि मैं भी डॉक्टरी कर चुका हूँ, लेकिन एकदम फर्जी डॉक्टरी। एक तरह से लगता है माहौल भारत में ऐसा हो गया है कि सब लोग थोड़े से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और एजुकेटेड हो गए हैं, थैंक्स टू यू एंड द ग्रुप एंड ऑल द अदर मीडिया पीपल। डर तो वायरस जो है उसे सरवाइव करना है, म्यूटेट करेगा। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं हम प्रोटेक्टेड रहें, वायरस चाहता है कि उसकी लाइफ बनी रहे, तो म्यूटेंट्स आएंगे। और 2-3 बातें जैसे फेस्टिव सीज़न के लिए ज़रूरी, हमने केरला का एग्जाम्पल देखा, छोटा सा ओनम के फेस्टिवल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है, कारण हो, कुंभ का देखा। तो फेस्टिवल्स जो हैं जहाँ पे आप क्राउडेड हैं वहाँ पे 3-4 खतरे हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि आपने वैक्सीन के 2 शॉट लगा लिए, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, पर ये किसी को नहीं मालूम कि प्रोटेक्शन, वैक्सीन की एंटीबॉडीज़, वैक्सीन का प्रोटेक्शन कितने समय तक रहेगा ये भी पता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि अगर वैक्सीन लग गई तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन कम होगा, मॉर्टेलिटी कम होगी, ICU में कम जाएंगे, पर ये नहीं कह सकते कि हम बचे रहेंगे। तो वैक्सीन के लिए आप ये सोचें कि आपने, जैसे हम लोगों ने अर्ली ईयर में लगा ली वैक्सीन, 6 महीने में हमारी एंटीबॉडीज़ कितनी कम होंगी, 1 साल में इफेक्टिव होंगी, ये नहीं मालूम। तो इसलिए जिन्होंने एक सेकेंड, आज ही मैं सुबह एक स्टडी पढ़ रहा था इम्यूनिटी को लेकर कि आपकी वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी कितने महीने तक बनी रहेगी, और वो स्टडी बता रही थी कि जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी वक्त तक इम्यूनिटी बनी रहेगी, इम्यूनिटी काफ़ी लो हो रही है। मैं भी इस वही तरह कह रहा की हूं। स्टडीज अभी आई हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली इनफैक्ट इवन फाइजर की, मॉडर्ना की, जो वैक्सीन है, अभी चिली का एक स्टडी आया 10 मिलियन पीपल जैसे हमारे यहाँ लोगों में लगी है, उन लोगों में कैसे वैक्सीन धीरे 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 उनकी इम्यूनिटी कम हुई है। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको फिर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने फ़र्ज़ कीजिए मई में वैक्सीन लगवाई है, जून जुलाई में, कितने महीने आपके हिसाब से इम्यूनिटी बनी रहेगी मिनिमम? अब मिनिमम 4 to 6 मंथ्स अगर आपने दोनों डोसेजेस लगवा ली, और उसके बाद कितनी गिर गई उसके immunity? अभी तो हम सीख ही रहे हैं इसमें। जैसे फाइजर वैक्सीन यूएस में है, जिन लोगों ने लगाई थी उन्हें अब बूस्टर अलाउ कर दिया गया। इजराइल ने बूस्टर अलाउ किया, 5-6 कंट्रीज ने बूस्टर अलाउ किया। बूस्टर लगाने के 3rd डोज के 12 दिन में आपका 10 टाइम्स एंटीबॉडी लेवल बढ़ जाता है। 3rd बूस्टर मतलब 2 लगाने के बाद तीसरा अगर डोज लगा लें, विद इन 10 to 12 डेज 4 दिन से बढ़ना शुरू होता है। तो इसका मतलब ज़रूरत है कि हमें एक बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, और बहस का मुद्दा डॉक्टर सेठ इसलिए है क्योंकि इस वक्त लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, जहाँ पर पहला डोज भी नहीं पहुँचा है। अगर वहाँ पे वैक्सीन नहीं जाती है तो हो सकता है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएं, हो भी सकता है कि म्यूटेशन हो जाए क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स कम हैं, और ऐसे में वैक्सीन के वायरस की म्यूटेशन का खतरा रहता है। और हिंदुस्तान, अमेरिका, इजराइल, चीन ऐसे देश हैं जहाँ पे जैसे अभी डॉक्टर सरीन ने कहा कि एक तीसरे डोज, एक बूस्टर डोज की अब चर्चा चल रही है। इस वक्त ह्यूमन काइंड के लिए, दुनिया के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान जैसे देशों में तीसरा डोज लगे या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में पहला डोज लगे? मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट नहीं, सॉरी जस्ट टू, हमें दोनों डोज लगानी है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर जो क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी कम होती है, वो धीरे धीरे कम होने का रिस्क है। इसलिए फेस्टिव सीजन में ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड ना समझें, मास्क लगाए रखें और वैक्सीन भी लें। इवन जिनको एक्सपोजर हुआ है वो भी बचे रहें। बूस्टर इज़ ए सेपरेट इशू, बट दिस इज़ एन इशू दैट इन फेस्टिव सीजन डोंट put your guns down and be ready for all protective measures. डॉक्टर सेठ? सर राहुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और एक मॉरल डिलेमा है, एक नेशनल डिलेमा है। ये ज़रूर, एंड बाय द वे क्योंकि वैक्सीनेशन इसी साल स्टार्ट हुई है, इनफैक्ट कुछ महीने ही हुई है जबकि पब्लिक को मिली है हर कंट्री में, तो ये भी समझना है कि किसी को अब तक ये समझ नहीं है कि बूस्टर लगना कब चाहिए और कितने, ये जो हम कह रहे हैं ना कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है, आपके हिसाब से कितने महीने इम्यूनिटी रहेगी? Nobody can answer that. Even तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई आपका बेस्ट गेस होता है ना डॉक्टर का। नॉर्मली साल भर में बूस्टर लग रहा है वायरस का, और हमें पता है कि हम वायरस की वैक्सीनेशन देते हैं, वो हर साल देते हैं और साल भर में लगता है। तो देयर विल बी अ टाइम जबकि बूस्टर विल बिकम अ कॉमन इशू, और वो हर वैक्सीन के साथ होता है, हर वायरस वैक्सीन के साथ होता है। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि लगनी चाहिए इस टाइम पे जस्ट बिकॉज कि एंटीबॉडीज कम हो रही हैं, दैट इज द मूड क्वेश्चन, एंड दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है अगर एंटीबॉडीज कम हो रही है। नहीं, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। डॉक्टर सरीन ने साफ साफ कहा कि जब मौका लगे आप बूस्टर लगवा लीजिए। आपने जवाब तो दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आप कह क्या रहे हैं। उन्होंने बोला कि 4 से 6 महीने में बूस्टर लगा लीजिए। आपने समझाया तो सही, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। आप डॉक्टर सरीन उसको फिर से कह देंगे। मैं अगर आपकी 2 डोसेज वैक्सीन की टुडे एंड 3 मंथ्स के गैप में लगी हैं तो यू आर बेटर प्रोटेक्टेड। अगर आपका फर्स्ट 1 महीने के बाद में सेकंड डोज लग गई है, यू आर लेस प्रोटेक्टेड, कोई डाउट नहीं। ऐसे व्यक्ति की जिसकी 2 डोसेज शुरू में लग गई हैं, ही मे हैव ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बट नॉट mortality, not of ICU, because vaccine immunity stays. However, if we have plenty and if we have an opportunity, then we must know as scientists, as doctors, that there is a possibility of making your risk lower and immunity higher. If a 3rd dose is there, नहीं है तो नहीं है. So that doesn't mean कि आपके लिए mandate. So my answer to that, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये बात सुन के, on that to say our policy makers, our expert groups are actually looking at this to see whether a booster should be given at least to high risk individuals, and high risk individuals would actually mean healthcare workers in which breakthrough infections are now being seen, or very elderly, or those with immune suppressed people. But चक्कर ये है इस बात का कि ये जब तक एक्सपर्ट कमेटी नहीं कहेगी, इंडिया में सर्टेनली बूस्टर
तब लगना चाहिए जबकि एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड कर ले। जो अमेरिका में हो रहा है डजंट नेसेसरली मीन दैट्स द राइट थिंग फॉर द, एंड बाय द वे वैक्सीन इक्विटी एट द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आवर फर्स्ट स्टेप इज that everybody gets double vaccinated, and I think that has to be the first step before we start talking about booster doses in the population. So basically you have three parts. One is the adult eligible population that has to have the 2 doses, right? हाँ, और दूसरा कि जो बच्चे हैं अभी 18 साल से कम हैं 12, तो उनको बच्चों को अगर जो हम 3 ग्रुप्स में बांटेंगे तो बचपन से मतलब पैदाइशी से लेके 18 साल तक कवर करना है हमको उनको। उसके 2 डेंजर्स हैं अगर जो हम उनको अनवैक्सीनेटेड छोड़ेंगे। एक तो उनको खुद का डेंजर है जिससे उनको तकलीफ़ ये हो सकती है कि वैसे आज का एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों में यूजुअली बहुत माइल्ड होती है, पर कई केसेस देखे भी गए हैं जिसके अंदर मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम आया है। तो अगर जो बच्चों के ऊपर इंटेंस होगा तो वो काफ़ी डेवस्टेटिंग होगा हमारे लिए। सो इसलिए हमें पहली एफर्ट तो ये है कि अपनी कंप्लीट कर लें 2 डोसेस अपनी एडल्ट पॉपुलेशन और बच्चों को कवर कर लें। अभी कोई एविडेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इवन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको 6 महीने पहले लगी थी कि उनके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन अभी दिख रही है। अगर जो वो नहीं दिख रही अभी तो ये अननेसेसरी होगा कि उनको प्रायोरिटी दे के 3rd डोज लगाया जाए, क्योंकि हमारा अभी पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें एक तो आंकड़े देखने हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो एक्सपोज्ड हैं उनमें कोई साइंस दिख रहे हैं कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है उनके अंदर, तो देन 3rd डोज की वो बनती है रुचिका कि उनको लगाया जाए। अगर जो हम इसी स्टेट में हैं जैसे हम देख रहे हैं, जो जैसे हम अपना हॉस्पिटल भी देखेंगे हमारे 6000 डायरेक्ट मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उनमें से 4500 को लग चुके हैं। बाकियों को हेजिटेंसी थी पहली वेव में, बट 2nd वेव में उन्होंने मतलब हथियार रख दिए और अब उनको लग गई है, 2nd डोज लग रहा है। पर जिनको लगी थी पहले 6 महीने पहले जैसे हम सबको लगी थी एज फर्स्ट वेव, उनमें से 2-4 लोगों को ही री इन्फेक्शन हुआ है और वो भी इतना माइल्ड है कि उनको बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं। तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि हम जंप नहीं करें इसी नी जर्क रिएक्शन से कि जी 4 जनों को हो गया तो सब डॉक्टरों को लगा दो और बाकी पॉपुलेशन को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ऑब्लिगेशन है पहले सबको लगाएं, बच्चों को बचाएं, फिर जो अगर जो साइन दिखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर चाहिए तो फिर आप जरूर। डॉक्टर डैंग, क्या आप मानते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों को एक बूस्टर डोज 3रे डोज की ज़रूरत पड़ेगी? मैं अभी ये चर्चा सुन रहा हूँ लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, इस समय बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण ये है कि सिर्फ एंटीबॉडीज मेजर करने से हम नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी है कि नहीं है। हमारा इम्यून स्टेटस सिर्फ एंटीबॉडी के एविडेंस नहीं है, और भी कई बॉडी के पार्ट्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं जिनके द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलती है। और साइंटिस्ट का यही कहना है कि अभी पहले 2 इंजेक्शन दीजिएगा और अगर बूस्टर की आवश्यकता पड़ी तो हमारे साइंटिस्ट विल गाइड अस कब लेना है, कितने समय के बाद लेना है। इस समय आई एम वेरी क्लियर, 1 dose followed by the 2nd dose and no booster till proper guidelines are there. Because उसके बाद क्योंकि इसके बाद एक और प्रश्न उठेगा कि जब हम बूस्टर लें तो उसी वैक्सीन का लेंगे जो कि पहले लिया था और वैक्सीन बेस्ड ऑन सम अदर मेथोडोलॉजी है। अभी तक जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्मन के फॉर्मर वाइस चांसलर मार्केल ने पहले एस्ट्राजेनेका ली, उसके बाद उन्होंने फाइजर ली, उसके बाद उन्होंने देखा कि एंटीबॉडीज़ बढ़ गई हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें इसके बारे में बहुत कम पता है। तो मेरी तो यही सोच है कि पहले 2 वैक्सीन दी जाए, पूरा देश वैक्सीनेट हो जाए, जब तक हमारे पास और सीरो सर्वेलेंस स्टडीज आ जाएंगी, पता चलेगा हमें कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं, उसके बाद ही हम बूस्टर के बारे में विचार करें। इस वक्त जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि 3rd वेव क्या आएगी, आनी ही है, कब आएगी,
क्योंकि चर्चा तो ये हो रही थी कि अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर तो मैं स्टार्ट हो गया, इसका- थर्ड वेव का अभी कोई निशान नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इस बहस को या इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर डांग, आपसे शुरू करते हैं। थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी फर्स्ट और सेकेंड वेव्स थी। उसका सबसे पहला कारण है कि वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। सरकार के पूरे प्रयत्न है कि वैक्सीन लगती जाएगी। दूसरी बात है कि एक ट्रायज होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज जिसको कहते हैं, जिसमें है होस्ट, वायरस एंड द सराउंडिंग्स। इन तीनों में से जो कि वायरस है वो तो म्यूटेट करता ही जाएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर साल हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाते हैं और हर साल उसका एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन निकलता है। एक ये युद्ध है और हमारी रणनीति उस वायरस के अगेंस्ट है कि हमें कैसे बचना है। वायरस म्यूटेट करता जाएगा, वो एस्केप करना चाहेगा कि जिसके पास एंटीबॉडीज है, जो वैक्सीन है, उनसे हम बचते रहें। इसलिए वैक्सीन डेवलपर्स will have to keep on making vaccines to protect us against those mutant strains which are occurring। जब भी जितने प्रकार के different strains हैं, हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। And last but not the least, before I finish, the triage का तीसरा हिस्सा एक वायरस था, एक होस्ट था, जो कि हम अगर केयरलेस हो गए, जैसे अभी तक चर्चा हो रही थी, तो वायरस हमारे पास हमेशा आ सकता है। तो हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना है कि जो भी नॉर्म्स है उनको मेंटेन करके रखें और वायरस को अपने अंदर ना घुसने। डॉक्टर सरीन, एक बड़ा सवाल है म्यूटेशन को लेकर। वायरस का आकार बदलना लगभग तय है, लेकिन क्या वायरस म्यूटेट होके और खतरनाक हो जाएगा जैसे डेल्टा वेरिएंट हुआ, या म्यूटेट होके और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा कि इतना नुकसान ना पहुंचाए? क्या जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट सामने आया उसके बाद वायरस का और भी खतरनाक होना संभव है, या फिर अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता जाएगा, या फिर अभी कह पाना संभव नहीं? राहुल, पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा थर्ड वेव के बारे में, देन आई कम टू म्यूटेशन। करीब 6 महीने पहले दिल्ली में एक सीरो सर्वे हुआ, उसमें लगभग 55-60% लोगों में एंटीबॉडी थी। मेरी अपनी फीलिंग है अब वैक्सीनेशन को मिला के प्लस एक्सपोजर को मिला के हो सकता है 70-80 इवन 90% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई होंगी, एंड दिस इज़ गुड फॉर आवर हर्ड इम्यूनिटी। Therefore we are somewhat protected। तो लोगों को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर थर्ड वेव आ गई तो हमारा क्या होगा। We have enough resistance in a way, but that does not mean we take away our mask। Coming to mutations, this is a random hit phenomena। जैसे मैं हेपेटाइटिस बी पे काम करता हूँ या सी पे काम करता हूँ, तो लगता है कि भाई 10,000 बार वायरस मल्टीप्लाई करेगा, एक म्यूटेशन होगी। इसी तरीके से ये वायरस मिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, तो हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेशंस होंगी ही, और रैंडमली एक म्यूटेशन ऐसी होगी जो हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक कर सकती है। इट कैन कम इन दिस ईयर, इट कैन कम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बच्चे हमारे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ये खतरा है कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बाहर गया हो, बाहर से आया हो, वैक्सीनेट नहीं हुआ हो, तो वायरल म्यूटेंट्स आ सकते हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन में म्यूटेशंस आर ए हाई रिस्क। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वायरस, एंड एनी टाइम इट कम्स इट कैन ब्रेक आवर इम्यूनिटी। देयरफॉर जब तक ये बिल्कुल एंडेमिक नहीं हो जाए, हमें म्यूटेशंस का, और हमारी सीक्वेंसिंग लैब्स बहुत अच्छी हो गई हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द नेशनल सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। तो अभी तक जो वेरिएंट आए हैं, जैसे डेल्टा प्लस था, डेल्टा के बाद में नए म्यूटेंट्स हैं वो आ रहे हैं, but they are 1% to 2% of the total population। Therefore, we are not worried about mutants, but we have to keep our eyes open and do keep sequencing very rapidly। And we need a pan-corona vaccine, not one or two, not against Delta, not, we have to have a different vaccine, and the Indian DNA vaccine or the nasal vaccines, I think they are going to be very big in this। DNA vaccine will cover everything। डॉक्टर सेठ, जो माता पिता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि स्कूल जब से शुरू हो रहे हैं तो बच्चों को वापस भेजा जाए या नहीं। मैं देखता हूं कि पेरेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे एकदम इंडिया पाकिस्तान एकदम ज़बरदस्त लड़ाई सी चलती रहती है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि नहीं अब सेफ हो गया है, भेज देना चाहिए, कुछ को लगता है कि बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और जो भेजना चाहते हैं वो बेहद गैर जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आप इस बहस को कैसे देखते हैं? जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं?
देखो राहुल, एजुकेशन एज अ होल सफ़र की है। एंड मैंने ऐसे एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं जो कि आप स्क्रीन पे भी कर लेते हो, बट इवन ग्रोथ, इवन इंटरैक्शन, इवन इंटरमिक्सिंग, हर तरह से बच्चे की एजुकेशन 1.5 साल जो सफ़र की है बहुत बड़ा होता है। अब वो समय आ गया है कि विथ फुल प्रिकॉशंस, और आपको पता ही है कि अगले होपफुली बाय द नेक्स्ट मंथ वैक्सीनेशंस ऑल्सो ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल स्टार्ट। उम्मीद तो यही है, और जहाँ तक सुनने को आ रहा है। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमने अगर पूरी प्रिकॉशंस लेके बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वी आर वरीड कि नेक्स्ट वेव बच्चों की होगी, बट वी ऑल्सो नो वन एस्पेक्ट इज़ कि बच्चों को इन्फेक्शंस कम सीरियस होते हैं, बट कंसर्न ये भी होता है कि वो बच्चे घर में इन्फेक्शन लाएंगे तो कहीं बड़े बूढ़ों को ना इन्फेक्शन हो जाए। होपफुली मोस्ट ऑफ द पीपल एट होम, एटलीस्ट द एल्डरली, आर ऑल वैक्सीनेटेड बाय दिस टाइम, या हो गए होने चाहिए, बिकॉज वो तो प्रथम ग्रुप था जिनको वैक्सीनेशन लगी थी। सो इसीलिए अब वो ओपनिंग आनी चाहिए। यस, स्कूल्स खुलने चाहिए, बट विद ऑल फुल प्रिकॉशंस। हम यही बार बार कहते हैं मैं आपकी बात को यहाँ पे प्रिकॉशंस कभी ना छूटें। नहीं, एक सेकंड सर, मेरा बच्चा 5 साल का है। जी हाँ, आप कह रहे हैं विद फुल प्रिकॉशंस, आप उसको बोल दो आधा घंटा भाई तू मास्क लगा के ले ले, वो रखेगा ही नहीं, वो उतार देगा। तो आप जब बोलते हैं विद, उसको वैक्सीन अभी लगी नहीं है, आप कह रहे हैं फुल प्रिकॉशन, कोई उसके मुंह पे मास्क आधे घंटे ज्यादा रख ही नहीं सकता है। आप कैसे होगा जब स्कूल गए तो क्या प्रिकॉशन होगा? सो राहुल, ये डिलेमा है। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू बी कंफर्टेबल विद दैट थॉट प्रोसेस। देखिए, ये अगले 3 महीने तक एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि पॉलिसी से नहीं कवर होगा। वो कवर होगा आपके खुद के कॉन्फिडेंस से, आपके खुद की क्रिएशन से। ये 3 महीने की बात है, इट इज़ नॉट फॉर एवर। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को पीपल आर कॉन्फिडेंट कि उनके बच्चे, जो कि बड़े भी बच्चे हो सकते हैं, प्रिकॉशंस लेंगे, वो आफ्टर ऑल अभी भी मिक्स कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अभी भी बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। अगर स्कूल और बच्चे प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो ज़रूर भेजिए। अगर अभी भी आपको वरी है तो ये कंसर्न अगले 2-3 महीनों की होगी, और उसके बाद ये कंसर्न्स कम होती जाएंगी। तो 3 महीने बाद बच्चों को भेजा जाए स्कूल, डॉक्टर त्रेहन, या फिर आपको लगता है कि स्कूल भेज दिया जाए भगवान का नाम लेके? नहीं, देखो ऐसा है कि जो बड़े बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, जो 12 से ऊपर हैं, उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो रूल्स शायद फॉलो कर लेंगे, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ इट। जो छोटे बच्चे हैं, इट्स नेचुरल कि अगर 5 साल 6 साल के बच्चे को जो एक दूसरे को देखेंगे तो उनका फर्स्ट रिएक्शन एक दूसरे को हक करना है। और आप अगर जो इसका क्लियर कहीं भी नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि कैलिफोर्निया ने आज ही अनाउंस किया है कि उन्होंने स्कूल खोल दिए थे कि अब ओनली चिल्ड्रन हु हैव बीन वैक्सीनेटेड ट्वाइस विल बी एबल टू कम, उनको और बच्चे नहीं आ सकेंगे। तो ये आप देखोगे बेंगलोर में 40 बच्चों को एक स्कूल में आउटब्रेक हुआ है। सो इसलिए अगर जो हमने 18 महीने 20 महीने से ये प्रिकॉशन लिया है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, तो आने वाले 1-1.5 महीने में ये उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी। और ये भी जाहिर है हमें पहले से कि एक शॉट के बाद भी कोई 40-50% इम्यूनिटी आ जाती है, और बच्चों में शायद और भी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जल्दी। तो इसीलिए मेरे विचार में तो छोटे बच्चों के लिए अभी और 3 महीने क्या जनवरी से स्कूल शुरू करना जायज़ रहेगा। कोई भी डॉक्टर हो, वो अपने काम में ज़िंदगी और मौत के तमाम सवालों से जूझता रहता है। डॉक्टर डैंग, मैं चाहूँगा कि आप हमें उस एक दिन या उस एक वाक्य के बारे में बताएं बीते 1 साल में, जब आपने कुछ ऐसे देखा जो आपने कभी ना देखा हो, या ऐसा कुछ आपको करना पड़ा जो आपने कभी ना सोचा हो कि इस तरह का भी कोई फैसला लेना पड़े। राहुल, आपने एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा है कि एक दिन के बारे में क्या बताऊं। वो तो एक पूरा साल था, और हर साल एक नई दुर्घटना हुई। ऐसे वाकयात हुए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कि माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि मुझे अपने जानने वाले के लिए एक बेड नहीं मिला, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये नहीं कि सफदरजंग हॉस्पिटल ख़राब है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ के रेजिडेंट्स ने दिल जान लगाकर पूरी सेवा करी,
लेकिन उस मेरे जान पहचान के व्यक्ति के रात को 3 बजे मृत्यु हो गई। 3 बजे मृत्यु होने के बाद मुझे प्रॉब्लम रही कि मॉर्चरी तक ले जाने के लिए 12 घंटे मैं अगेन फिर विद ऑल ह्यूमिलिटी आई कैन से कि इतने लोगों को जानते हुए भी एक हर्ष वैन नहीं अरेंज कर सका। ये आपका हाल था? ये हाल मेरा था। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना दुख हुआ। एक जिनको अपनी छोटी बहन समझता था, मुझे शनिवार रात को फ़ोन आता है कि भाई मुझे तबीयत खराब लग रही है, टेस्ट कर दो। शनिवार रात को टेस्ट किया, रात को 1 बजे रिपोर्ट दी, दिसंबर का महीना था, पॉजिटिव था। कहते भाई मैं सिर्फ 2 डॉक्टर्स को जानती हूँ, एक आपको और एक डॉक्टर है मैक्स में, मैं उनको जानती हूँ, किसी तरह से मुझे बेड दिलवा दो। बहुत कोशिश करके उनको बेड मिला वहाँ पर, और उसी दिन मंडे शाम को मुझे पता चला कि वो गुजर चुकी थी। मैं कितनी कहानियाँ सुनाऊँ, कितने किस्से बताऊँ। डॉक्टर त्रेहन के हॉस्पिटल में आई थिंक सर गेव द बेस्ट सर्विस पॉसिबल विच आई कैन थिंक ऑफ। सब ने करी, लेकिन वेदांता गेव एन एक्सेप्शनल सपोर्ट, एक्सेप्शनल हेल्प टू आवर प्राइवेट पेशेंट्स हु कुड अफोर्ड इट। वहाँ पर एक्मो के ऊपर हमारी एक बहुत क्लोज मित्र को डाला गया। 1-1.5 महीना स्ट्रगल करने के बाद फिर वो नहीं रही। रोज़ एक नया किस्सा। लेकिन दूसरी ओर से बहादुरी के किस्से भी देखे। लोग बोलते हैं, सरकार बोलते हैं जाके सैंपल लेकर आओ घर जाकर। हमारे फ्लेबोटमिस्ट, हमारे सैंपल लेने वाले बिना सोचे हुए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब ने सीना तान कर छोटी छोटी गलियों में जाकर, इमेजिन करिए राहुल, किसी से बस पूछूंगा जो ऑडियंस में है, किसी को बोलो कि मुंह खोलो आ, और दूसरा सैंपल ले रहा है एक स्वॉब से, उसके अंदर सैंपल ले रहा है और मैं चाहता हूं कि क्या कर रहा है और वह खांसी कर रहा है, जब भी वो वहां से सैंपल लेकर अगली जगह सैंपल लेने के लिए जा रहा है। सैंपल लेने के लिए कोविड के दौरान जितने भी यंग लड़के आए या लड़कियां आए, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार हम तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि वाकई में इस तरह का खतरा मोल लेना, जब आपको मालूम है कि सांस लेने से या मुंह खोलने से वायरस फैल सकता है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। न केवल आपकी, आपकी पूरी टीम की, और इस तरह का काम करने वाले तमाम लोगों की हम लोग बहुत सराहना करते हैं। रोज सुबह 7:30 बजे मेरे पास 22 लोग थे जो घर से सैंपल लेने जाते थे। 7:30 बजे सर्दियों के महीने में भी मैं खड़ा होकर उनको एक मॉरल बूस्टर मैसेज देता था। कहता था ये जंग पाकिस्तान के साथ नहीं है, एक जंग एक ऐसे विरोधी के साथ है जिसे हम देख नहीं सकते, और हमारे सोल्जर्स आप हैं। यस, मैंने लोगों को सफ़र करते देखा, लेकिन बहुत खुश हूँ कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाथ मिलाकर, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, टीचिंग स्टाफ हो, फ्लेबोटमिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, सब ने इतना अच्छा प्रयत्न करा है, इतना ज़्यादा काम करा है, जब भी आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा देश बाकी सब देशों से आगे बढ़ा है, और इसी प्रकार हम वी आर नियरली ओवर द बेंड। डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर भी आखिरकार इंसान होता है। आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो स्टाफ हैं, उनका मोराल बना रहे, ये आपके लिए कितना मुश्किल था ऐसे टाइम पर जब एक के बाद एक वायरस की मिसाइल आ रही है और किसी को ना मालूम कि किसको लगे मिसाइल किस रूप में? ऐसे में अपनी टीम को मोटिवेट करना या उनका मोराल बनाए रखना कितना मुश्किल था? आप कोई एक वाकया बताएं जिसको देख के आप ही खुद परेशान हो। तो मैं 2 वाकया आपको बताऊंगा कि जब पहले पेशेंट्स हिंदुस्तान में पाए गए, 14 इटालियंस विजिटर्स थे जो राजस्थान में पाए गए, तो वो पॉजिटिव निकले। किसी को पता भी नहीं था, यहाँ के हमारे को भी नहीं पता था कि ये कोविड-19 होता क्या है। तो हमें रिक्वेस्ट आई गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू कि इनका ध्यान किया जाए। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने पूछा कि ये हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है, क्या करना चाहिए, आप लोग तैयार हैं? बिकॉज इतना खौफ फैला हुआ था कि क्या चीज़ है, ये लोग मर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत मौत हो चुकी थी, इंडिया में भी आया नहीं था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे को कितनी खुशी हुई बात सुन के कि सारी 3 जने जो बाहर सामने मेरे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर जो कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं, आप उनको लाइए अभी। तो उस दिन से
जो मोराल मैंने देखा है हमारे डॉक्टरों में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, सपोर्ट सर्विसेज में, कि सारा दिन रात लगे रहे और लोड बढ़ता ही गया, पर फिर भी लोग लगे रहे। दूसरा वाकया जो वो ये बोलिए कि मोराल, मेरे को तो खैर हमारा तो मोराल इसलिए कि जब मैं खुद खड़ा था वहाँ तो लोगों का मोराल कि भाई सब इकट्ठे हैं हम, तो इसीलिए वो मोराल तो अच्छा ही रहा थ्रू आउट। पर एक दिन मैं खुद ब्रेक डाउन हुआ, जिस दिन 750 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे हमारे हॉस्पिटल में, 300 आईसीयू में थे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ना रेफरल्स बहुत आए, जो लोग कहीं ज़्यादा बीमार थे, तो हमारे पास 300 आईसीयू बेड्स हैं, सारे फुल थे और तब भी वेटिंग लिस्ट थी। उस दिन रात को हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, और कंजप्शन मतलब ये था कि अगर जो उनको कुछ होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तो है ही है, बट एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेरी थी। तो मैंने उस टाइम एक ही बार सोचा कि क्या मैं वापस आया हिंदुस्तान ये गलती करी। 30 साल पहले आया था, आज तक उस दिन रात तक ये कभी ख्याल नहीं आया था। ये हर वक्त ख्याल आया था कि बहुत अच्छा किया वापस आ गया। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक बहुत बड़े मतलब पोजीशन पे जो हैं मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया कि ये बात है। तो 1 घंटे में उन्होंने ऑक्सीजन पहुँचाई और सब जानें बच गई। वरना आपके यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाता सब लोग। बहुत मुश्किल में से गुजरते हम। तो ये मैं ये भी बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट दी। गवर्नमेंट ने हर चीज़ को घुमा फिरा के कैसे भी ज़रूरत पूरी करनी शुरू करी। और हॉस्पिटल्स में भी तकलीफ़ हुई, हमने आपस में सिलेंडर शेयरिंग भी करी, पर सारे हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वो 2200 टन पर डे है फॉर मेडिकल गैसेस। और एट द पीक ऑफ दिस वेव, जो किसी को सरप्राइज थी कि 4 लाख तक पहुंच गई, 10,000 टन से ज़्यादा थी डिमांड। उसको भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ही नहीं, इंडस्ट्री ने बहुत साथ दिया। जितनी स्टील इंडस्ट्री है उन्होंने इमीडिएटली अपनी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको रीपर्पस किया मेडिसिन के लिए, और ट्रक्स के ट्रक्स भर के, सिलेंडर के सिलेंडर भर के भेजे हॉस्पिटल्स को। सो हिंदुस्तान जो सर्वाइव किया है ये सेकंड ऑनस्लॉट, जो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी तादाद ही कितनी है, चाहे परसेंटेज हम जो भी सोचें, हमारी 130 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, इसको बचाना इस इतनी खौफनाक सिचुएशन से, मैं कहूँगा कि जनता की आप कहें कि साथ सबने दिया, पर हर एक पहलू पे इंडस्ट्री ने, डॉक्टरों ने, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर ये जंग लड़ा है। और इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया की मोर्टेलिटी दुनिया से कम ही है। डॉक्टर सरीन, वक्त ख़त्म हो रहा है। ख़त्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आफत कब ख़त्म होगी? ये जो हमारी ज़िंदगी थी, जैसी हुआ करती थी, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, कब आपको लगता है कि ज़िंदगी हूबहू वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी, या कभी होगी भी? देखिए, ज़िंदगी जो है सिर्फ यादें हैं। अच्छी यादें रखें, जैसे कि कई बार हम लोग जीते हैं इस युद्ध में, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी मुस्कान वाली है। अगर बुरी ही रखेंगे तो दुख वाली होगी। पर हाँ, मुस्कान वाली ज़िंदगी अभी जी सकते हैं, पर मास्क लगा करके उसको दिखाएं नहीं। ऐसे पता चलेगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं या परेशान? दिल खुश है तो आप खुश। आंखें हैं ना, नज़र से पता लग जाता है, जो मुंह से नहीं आता है, वो नज़र का नजरिया। आपके भीतर डॉक्टर के अलावा एक कवि भी छिपा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये इसकी मैं एक छोटा वाकया जो आपने पूछा नवीन से, बहुत पहले जब 21 को लॉकडाउन हुआ, मार्च को, 22 को दिल्ली में सबसे पहले कमेटी बनी कि आप जा कर के देखिए, और मुझे थोड़ा सा जिम्मेदारी दी। मैं गया LNJP, बाहर में 2 डॉक्टर मिले, उनमें से दोनों इंटर्न थे। मैंने कहा, भाई तूने कितने मरीज देखे आज? बोले सर 75। मैंने कहा, तूने 75 मरीज देखे, तू अभी भी हंस रहा है? बोले सर सेंचुरी नहीं हुई। आई क्लैप्ड एंड आई वांट यू टू क्लैप फॉर ऑल इंटर्न्स। वो सरदार जी बच्चा, मैंने कहा तू यहाँ से छोड़ के बाहर जाएगा, तेरे को लंदन तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। बोले मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो ही वॉज वन ऑफ दोज अर्ली गाइज। And second, I remember the instance when we started plasma therapy, July 1st last year. And there were occasions, we put a single signboard, Corona ko dil se.
आप प्लाज्मा दीजिए और अपने मन में जो हो वो लिख के जाइए। तो शुरू में एक सरदार जी आए, बड़े हैवी वेट थे। मैंने कहा भाई तूने कितनी बार ब्लड दिया? बोले सर 90 टाइम्स मैं डोनेट कर चुका हूँ। मैंने कहा प्लाज्मा? नहीं सर ब्लड डोनेशन। मैंने प्लाज्मा बोले 4 बार। फिर उसने लिखा जाने के पहले, पहली बार मुझे जब मैंने कोरोना वाले के लिए प्लाज्मा दिया तो लगा मैंने युद्ध जीत लिया। उसने वर्ड दिया एक कंट्री का, मैंने युद्ध जीत लिया। I was so happy. The board was full of people. Every day we used to change. 150 लोग डोनेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमें कितना ब्लड देने से नहीं, पर मेरे प्लाज्मा से एक की जान बचेगी, बचे या ना बचे, एक की जान बचेगी। वो जो उनके मन में खुशी थी, you can't believe. So I just want to share, giving life to others also we learned during this. We all work, but those who donated, we should clap for them. जिन लोगों ने चाहे पैसा दिया, चाहे प्लाज्मा दिया, चाहे ब्लड दिया, या अपने इमोशंस दिए, या अपना टाइम दिया, अरुण जी ने, आपकी चैनल ने, उन सब के लिए there is a big clap. And this, we will stop this if we are careful, if we have learned our lessons correctly and make no mistakes. I think we can all avoid, mitigate and improve, और मुस्कान से जिएंगे 2022 में। डॉक्टर सेठ ये बताएं कि ये जो मास्क है ये कब तक, आपने भी पहना हुआ, आपने तो उतारा हल्के सी देर के लिए लेकिन फिर पहन लिया, कब तक ये मास्क पहन के जीना पड़ेगा? कब आपको लग रहा है कि जिंदगी सामान्य एक बार फिर हो जाएगी? कोई महीना बताइए आप। राहुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये मैंने रियलाइज़ की कि पहले डॉक्टरों को कहते थे कि डॉक्टरों के फेस से ही सहानुभूति आती है, आपको देख के ही हम आधे ठीक हो गए। अब जो हम मिलते हैं पेशेंट से, एक डिफरेंट ही तरीके का मिलन हो गया, जिसमें कि वो भी मास्क पहने होते हैं, हम भी मास्क पहने होते हैं। हम उनको रिकग्नाइज़ करते हैं सिर्फ इतने ही फोरहेड से। हम प्रोसीजर्स करते हैं तो हमें पता नहीं होता ये हमारा पेशेंट है कौन। नॉर्मली अगर हम उसके रूम में चले जाएं अगले दिन और उसका मास्क उतरा हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसी का किया था कि किसी और का किया था। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसीलिए जो मैंने किया ना, मास्क के कंफ्यूजन के चक्कर में गलत जगह गलत तो कुछ ऐसे करने की नौबत नहीं आई? वो नहीं आएगी, बताइएगा। वो नहीं आएगी। बट आई टेल यू, एक जो टच होता है पेशेंट के साथ, एक जो स्माइल होती है जिसपे कहते हैं कि आपसे मिले और हम आधे ठीक हो गए, वो एक्चुअली पेशेंट ना हमें देख पा रहा। तो मैंने जो मास्क उतारा था इसलिए कि पहला इंट्रोडक्शन चाहे दूर से हो, मास्क उतार के हो। मैं ये पेशेंट को इनफैक्ट लास्ट डे पे ये कहता हूँ कि मैं अपना मास्क उतार रहा हूँ, आप भी उतारिएगा, हम दूर खड़े हैं, बट आपको पता होना चाहिए, मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा पेशेंट कौन है, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि डॉक्टर किस तरह का लगता है। एक्चुअली जब हम लोग जाते थे कभी भी, हमारे पास पेशेंट्स आते कहते हैं डॉक्टर साहब आपने हमें ट्रीट किया था, आपने हमारे रिलेटिव को ट्रीट किया था। इस टाइम पे पेशेंट और डॉक्टर एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, वो टच जा रहा है। आपने पूछा मास्क कब तक है? मास्क नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट ये वायरस एंडेमिक धीरे धीरे होगा, और हम जब ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, प्रिकॉशंस लेके हम एटलीस्ट कुछ तरीके से मास्क उतार कर रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल, और ये मैं अब से सोच रहा हूँ कि परहैप्स इट कुड बी इवन 6 months और ईयर लेटर। एक्चुअली जब टू टेल यू फ्रैंकली, ये कहते हैं वर्ल्ड में कि नो वन इज सेफ टिल एवरीवन विल गेट वैक्सीनेटेड, एंड वी नो दैट। तो ये एंडेमिक ज़रूर रहेगा, एंड वी होप दैट हर्ड इम्यूनिटी जिस तरह डेवलप होगी, दैट एटलीस्ट इन सर्टेन सिचुएशंस हम मास्क उतार कर रहेंगे, स्पेशली दोज, सिर्फ वो लोग को हमेशा आई वुड एडवाइज़ की प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो एल्डरलीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और राहुल, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे one situation which people have not yet realized. Morale of the doctors actually became the lowest, of healthcare workers lowest at the time, जबकि हम एडमिट नहीं कर पा रहे थे, जब इतनी हेल्पलेसनेस थी कि हम बेड नहीं थे, हेल्पलेसनेस थी जब हम पेशेंट्स को देख रहे थे, लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स, सब कोई जो कि जिनकी अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन लो होने से, एंड बाय द वे डेथ has touched practically most families in directly or indirect methodology from COVID, and that was a very bad situation. So now उसमें भी कुछ ऐसे भी थे जो डॉक्टर्स को कोविड था, घर पे बैठे हुए थे, जिनके रिलेटिव्स को कोविड था, जिनके नियर डियर
फैमिली को कोविड था, एक जब मोराल लो था तो एक व्हाट्सएप पे आया, और जब हम हेल्प नहीं कर पा रहे थे तो कुछ डॉक्टरों ने सोचा कि यार रात को इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं और हम हेल्प तो कर नहीं पाते। वो कहते हैं कि बेड चाहिए और हम कहते हैं कि जी कहाँ से, तो इससे बेटर है कि फ़ोन ना आंसर करो रात को। एंड एक्चुअली वन मैसेज केम विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, ये आपका कर्तव्य है एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ डॉक्टर, कि जितने लोगों की सेवा आप घर पे कर सकते हो करो। आप नहीं एडमिट कर सकते, कोई बात नहीं, आप उनको ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं दे सकते हो, बट अपनी सेवाएं तो दे सकते हो। व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूरी रात सेवाएं देते रहो, आप लाइफ सेव करोगे, चाहे वो घर पे हैं चाहे एडमिट नहीं कर पा रहे हो। एंड देन एवरी डॉक्टर, एवरी हेल्थ केयर वर्कर डिसाइडेड कि चाहे मैं घर में बैठा हूँ, चाहे मुझे कोविड है, चाहे मेरे रिलेटिव्स को कोविड है, एक चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप से, फ़ोन कॉल से हर एक को घर में ट्रीट करता रहूँगा, एडवाइस देता रहूँगा, कंफर्ट देता रहूँगा, कॉन्फिडेंस देता रहूँगा, और हर तरीके से मैं, चाहे उनकी किसी तरह से मैंने उनको घर में ठीक करना अगर अस्पताल में बेड न मिले। दिस वॉज एक्चुअली समथिंग विच हैपेंड इन सीरियसनेस, एंड एवरी डॉक्टर डिसाइडेड कि हमने 1 मिनट भी फ़ोन नहीं बंद करना है, हमने 1 मिनट भी व्हाट्सएप, ऐसी ना हो कि किसी की मौत हो जाए और वो हमें कंटैक्ट कर रहा था। So the short answer to masking is January. जनवरी, That's my guess. जनवरी तो इतना दूर नहीं है, 3-4 महीने तो हम लोग जेल सही लेंगे बात, इसको। बट जनवरी में आपको लग रहा है कि हो जाएगा? मैं बताऊं तो क्यों जनवरी तक ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो वैक्सीन के बावजूद भी आप इन्फेक्टेड या इस तरीके से इन्फेक्टेड हो गए कि जहाँ भी पहुँचे वहाँ इन्फेक्शन फैलेगी, तो महम हो जाएगा दुनिया में। इसीलिए उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट होगा और बूस्टर, क्योंकि फिर वैक्सीन भी अवेलेबल है, चाहे बूस्टर की ज़रूरत पड़े जैसे हम हर साल फ्लू वैक्सीन लेते हैं, उस तरीके से जीना मेरे हिसाब से मुमकिन होगा, और बच्चों को भी तब तक काफ़ी तादाद में वैक्सीन लग जाएगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपने भी की होगी, कि डॉक्टर त्रेहन वीरेंद्र सहवाग की तरह जवाब देते, सीधे उठा के मारा, जनवरी में मास्क की ज़रूरत नहीं। अच्छा, लंबी बैटिंग तो डॉक्टर सेठ ने भी की, लेकिन उनकी बैटिंग राहुल द्रविड़ की तरह थी, थोड़ा बच के बीच में, कि कहीं जनवरी में बाद में आज तक वाले निकालेंगे, वीडियो चलाएंगे मेरा, इसलिए उन्होंने बच के बैटिंग की। लेकिन हिंदुस्तान में और वैसे भी दुनिया भर में डॉक्टरों की समाज में हमेशा एक बहुत खास जगह रहती है। पर एक इसका वो भी है, ये फिजिशियन और सर्जन में यही फर्क है। हाँ, डिसाइसिव। डॉक्टरों की समाज में हमेशा एक बहुत खास जगह रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल ने हम सबको दिखाया है कि डॉक्टरों की कितनी अहमियत है हम लोगों की ज़िंदगी में, और वैसे ही पूजा जाता था या बहुत खास माना जाता था। मुझे लगता है कि न केवल आप सभी की, बल्कि जितने भी लोग हैं हेल्थ केयर प्रोफेशन में, उनका ओहदा लोगों की नज़रों में बहुत बड़ा है। आप लोगों ने जो सेवा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हेल्थगिरी अवार्ड्स में आए उसके लिए भी आपका शुक्रिया। मैं ख़त्म करने से पहले ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं, उनमें मैं चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं शाम में, उनका नाम आप ज़रूर दें। ये अवार्ड्स शाम में दिए जाएंगे, लेकिन ये 4 कैटेगरीज़ हैं: बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी इनिशिएटिव, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कम्बैटिंग कोविड, बेस्ट मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ड्यूरिंग कोविड, और स्पेशल अवार्ड फॉर असिस्टेंस इन लास्ट राइट्स। तो एक करके डॉक्टर सेठ, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर, तो डॉक्टर डैंग आपसे शुरू करते हैं। आप अगर पहली साइटेशन रीड, सो इफ यू कैन जस्ट गेट द माइक प्लीज। ये कैटेगरी है बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी इनिशिएटिव। सो माइक ले। कैटेगरी है बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी इनिशिएटिव ड्यूरिंग कोविड-19, और इसका अवार्ड जाता है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी न्यू दिल्ली। अवार्ड रिसिपिएंट डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान, मेडिकल एडवाइजर फॉर कोविड अफेयर्स। बहुत बहुत मुबारक हो जी। वाकई में गुरुद्वारों ने जितना एफर्ट किया लोगों को ऑक्सीजन लंगर चलाए, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ थी। ज़ोरदार तालियां उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने गुरुद्वारे में ये सेवा की और ऑक्सीजन के लंगर चलाए। ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है।
इसी कैटेगरी में दूसरा अवार्ड है सेव लाइफ फाउंडेशन न्यू दिल्ली। इस अवार्ड के रिसिपिएंट हैं पीयूष तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ। डॉक्टर सरीन। The category is Best District in Combating COVID-19 and the winner is Faridabad, Haryana. And the award recipient Dr. Garima Mittal, Jitendra Yadav and Yashpal Yadav. Big round of applause. तो मेरे ख्याल में And दो there हैं is a उसमें। हाँ, एक और। second, one more category, one more winner, and best district in combating COVID-19. The winner is Ghaziabad in Uttar Pradesh, and the award recipient is Rakesh Kumar Singh, DM, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Thank you and congratulations to the winners, please. डॉक्टर सर। So the category is a special award for assistance in last rites during COVID-19. And the award goes to Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, New Delhi. The award recipients, Jitendra Singh Shanti and Mr. Jyot Jeet, President and Chairperson, Disaster Management Cell. Well done. Truly appreciate all your services, Shaheed Bhagat Singh Seva Dalji. Those were very difficult circumstances, and you actually played a very important role for giving comfort to some families, to many families. तो अगला अवार्ड है बेस्ट मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 और ये अवार्ड जीता है द साइरस एंड प्रिया वंड्रेवाला फाउंडेशन मुंबई और रिसिपिएंट जो हैं इसके वो हैं प्रिया वंड्रेवाला फाउंडर एंड डॉक्टर अरुण जॉन सीईओ। तो इनके लिए बहुत बहुत, क्योंकि ये एक इग्नोर्ड चीज़ थी कि मेंटल हेल्थ का क्या हाल है लोगों का, ये जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया और जिन्होंने हेल्प करी है, कितनी हेल्पलाइंस खुली और बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इतने परेशान थे, यही नहीं कि बंद थे कमरों में घरों में, पर कितने लोगों की जान गई उनकी फैमिली में, उनके दोस्तों में, सब में। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो इनके लिए बहुत 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 तालियां बजे। जिन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है उनके लिए ज़ोरदार तालियां। जो श्रेष्ठ डॉक्टर हम लोगों के साथ यहाँ हेल्थगिरी अवार्ड्स में जुड़े, आप लोगों ने जो बीते साल में किया, वैसे भी जो आप करते हैं और आगे चल के आप और आपकी टीमें जो करेंगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।